नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका शंकर है। हमारे के इस वेबिनार श्रृंखला में आप लोग का स्वागत है। ये वेबिनार का नाम है एवरीथिंग अबाउट फर्टिलिटी और आज हमारे इस सेशन का दूसरा दिन है जिसमें हम चर्चा करेंगे विषय का जिसका नाम है कि न्यू एआरटी में नई तकनीकियां यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके बारे में चर्चा होगी आज के विषय में। और इसको प्रस्तुत करने के लिए, इस पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अश्वती नायर हैं। आइए मैं आप लोग को इनका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अश्वती नायर ने देश के सभी प्रख्यात मेडिकल संस्थानों से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एमबीबीएस के दिनों में लगातार 3 सालों में उन्हें जेआरडी टाटा मेरिट स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया है। उन्होंने एफएनबी की भी डिग्री हासिल की है और उनका विशेष रुझान और अनुभव रहा है उन महिलाओं के ट्रीटमेंट में जो कि एंडोमेट्रियोसिस, कई बार होने वाली आईवीएफ फेलियर्स और कई बार होने वाली प्रेगनेंसी लॉसेस से जूझ रही हैं। इसके साथ ही साथ उनका विशेष अनुभव रहा है उन पुरुषों के लिए जो कि इनफर्टिलिटी की समस्याओं से भी पीड़ित हैं। तो आइए हम डॉक्टर अश्वती नायर का स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस विषय पे आगे बढ़ते हुए आज आप हमारे सेशन को आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच रितिका। ये मेरा बहुत भाग्य मैं समझती हूँ कि आज मैं आपके बीच में एक टॉपिक को प्रेजेंट कर रही हूँ जो एक्चुअली मेरे दिल के काफ़ी करीब है। जैसे रितिका ने बताया, मैं डॉक्टर अश्वती नायर, मैं सीनियर कंसल्टेंट के पद पर नोवा आईवीएफ के रजौरी गार्डन क्लिनिक में कार्यरत हूँ। आईवीएफ एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे यूजुअली जब तक लोग उस सिचुएशन तक पहुँचते हैं वो ऑलमोस्ट सारी और ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह से विफल होके या हर जगह अनसक्सेसफुल रह के वो इस आईवीएफ के पड़ाव में पहुँचते हैं। और आईवीएफ करना ही, आईवीएफ की तरफ बढ़ना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ऐसे कई बार होता है कि जब लोग आईवीएफ की तरफ बढ़ते हैं और आईवीएफ साइकिल होता है और उस आईवीएफ साइकिल में जब उन्हें विफलता मिलती है या जब उनका सक्सेसफुल नहीं होता, और कई बार ऐसे कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जो कई अटेम्प्ट्स लेने के बावजूद उनको सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे एडवांस होती जा रही है और हम नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक में यही प्रयास करते हैं कि नई से नई जो तकनीक है वो हम ले आए ताकि उनका उपयोग करके हमारे मरीजों का भला हो सके। और कई जो ऐसे मरीज हैं जो कई बार आईवीएफ करा चुके हैं कई सेंटर से और विफल हो चुके हैं, उनको हम इन नए टेक्नोलॉजी या नई तकनीकों का लाभ दिलाए ताकि उनकी प्रेगनेंसी हो पाए। तो इसीलिए क्योंकि ये एक फील्ड है जिसमें मैं बहुत रुचि रखती हूँ कि आईवीएफ विफल क्यों होते हैं और इनके लिए क्या किया जा सकता है, इसीलिए आज का ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए भी बहुत खास है। इस टॉक के दौरान मैं कुछ 4 नई टेक्निकों के बारे में डिस्कस करूंगी। वैसे तो काफ़ी सारे नए टेक्निक्स हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास समय की भी एक उपलब्धि जो है वो काफ़ी नियमित है, तो इसीलिए मैं इन 4 टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो उन पेशेंट्स के लिए जिनके आईवीएफ विफल हो चुके हैं या कोई स्पेशलाइज सबसेट ऑफ जो पेशेंट्स है जिनके आइदर कई बार बच्चे खराब हो रहे हैं या सिवियर मेल फैक्टर है या हस्बैंड के सीमेन में सिवियर प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए क्या स्पेशल टेक्निक हम यूज कर सकते हैं और आईवीएफ का सक्सेस बढ़ा सकते हैं या फिर जो विफल हो रहे हैं उनको फर्दर सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक सबसे पहला जो तकनीक जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड टॉपिक, और ये है मैक्स की टेक्निक जिसको हम और ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक असिस्टेड सेल सॉर्टिंग और बीएफआई, दैट इज फर्म बीएफआई असेसमेंट, फर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, इसकी जांच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
जहाँ तक हमें पता है कि अगर हम बांझपन को एज सच देखें तो बांझपन का नियरली 30 to 45% केसेस में बांझपन का जो कारण है वो पुरुष हो सकते हैं। 30% केसेस में तो केवल पुरुषों के कारण भी बांझपन हो सकती है, और कुछ 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसी होती है जहाँ पे कंबाइंड मतलब दोनों आदमी और औरत में दिक्कत होने के कारण उनको आगे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम देखें तो जो पुरुष संबंधित जो बांझपन होता है, ये एक संख्या में नियरली औरतों के कमियों की वजह से होने वाली बांझपन के ऑलमोस्ट बराबर ही है। इसीलिए पुरुषों का भी इस ट्रीटमेंट में उतना ही तवज्जो होता है, या उतना ही उनके ट्रीटमेंट में उतना ही वेटेज होता है जितना कि एक लेडी का होता है। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो हम साधारणतः, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो साधारणतः हम इन पुरुषों की जो जांच है वो हम सीमेन एनालिसिस के जरिए करते हैं। सीमेन सैंपल हम यूजुअली जब सीमेन एनालिसिस के लिए किसी भी पुरुष को क्लिनिक में बुलाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि आपको कम से कम 3 से 5 दिन का गैप रखना है। लाइक 3 से 5 दिन तक आप संबंध ना रखिए और उसके बाद आप सैंपल दीजिए। ज्यादातर हम ये सैंपल क्लिनिक में ही कलेक्ट करते हैं। हमारे क्लिनिक्स में स्पेशलाइज्ड रूम्स होते हैं जहाँ पे हम ये हस्बैंड को सीमेन सैंपल कलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, या फिर कई ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं हो तो हम उनको घर घर पे होम कलेक्शन के लिए भी कंटेनर प्रोवाइड करते हैं, और ये बोलते हैं उनको कि आधे घंटे के अंदर उनको ये सीमेन सैंपल सेंटर पे पहुंचाना है। तो अगर हम इस सीमेंट सैंपल को देखें तो कोई भी हमें एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये सीमेंट यूजुअली एक जेल फॉर्म में होता है। जब ये बाहर आता है तो यूजुअली हम इसको आधे घंटे तक इसको इसी तरह रखते हैं ताकि ये लिक्विफाई हो जाए, या ये द्रव्य बन जाए या लिक्विड बन जाए, और फिर हम इसकी जांच करते हैं। ज्यादातर ये सैंपल जो है हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड पर लेके उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एसेस करते हैं। अब हम इन सीमेंट सैंपल में क्या क्या देखते हैं, बेसिकली हम इसमें जो शुक्राणु है, जो स्पर्म्स है, उनकी काउंट देखते हैं। वो शुक्राणु चल पा रहे हैं या नहीं, उनकी चलन शक्ति कैसे है, इसकी इसका अनुमान लगाते हैं। और थर्डली हम इसकी जो आकारिकता है उस पर ध्यान देते हैं। तो एक जो वर्ल्ड हेल्थ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इस स्लाइड के इस भाग का ध्यान दें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में सीमेंट सैंपल के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया जो एक सीमेंट सैंपल ने फुलफिल करना चाहिए ताकि उस कपल में नेचुरल प्रेगनेंसी हो, इसकी पुष्टि की थी। और अगर हम ये देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि इस जो वॉल्यूम है वो करीब करीब 1.5 ml का होना चाहिए। उसमें 15 मिलियन पर ml स्पर्म्स होने चाहिए। उनमें कम से कम टोटल काउंट जो है वो 39 मिलियन की होनी चाहिए, और उसमें 40% स्पर्म्स जो है वो गतिशील होने चाहिए या मोटाइल होने चाहिए, और 4% स्पर्म्स जो है उनकी आकारिकता बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आगे किया है, और इसी क्राइटेरिया को वर्ल्ड ओवर सीमेन एनालिसिस या सीमेन की जांच के दौरान फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी जब भी हम किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट के लिए ये सीमेंट सैंपल का उपयोग करते हैं तो हम ये जो सीमेंट सैंपल है, ये रॉ सैंपल या नीच सैंपल जो हम कह सकते हैं, उसे सीधे हम इस्तेमाल नहीं करते। हम उस शुक्राणु की कुछ तैयारियां करते हैं। अब ये तैयारियां क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि तैयारियों के बाद हम अच्छे शुक्राणु, जो अच्छे गतिशील शुक्राणु है, उनको हम अलग तरीके से छांट सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार इन सीमेंट सैंपल में कई मृत शुक्राणु मीन्स मरे हुए शुक्राणु, मरे हुए स्पर्म्स भी दिखाई देते हैं, और ये स्पर्म्स कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के नाम से जानते हैं, जो इस स्पर्म की क्वालिटी को और खराब कर देती है। जैसे अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की मात्रा ज्यादा हो तो जो बाकी स्पर्म्स है उनकी गति, उनके मोटिलिटी पे भी असर हो सकता है। तो
तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये डेड स्पर्म्स इंक्लूड हो, इसीलिए हम उसे भी अलग करना चाहते हैं। तो ये जो शुक्राणु की हम जो तैयारी करते हैं या सीमेन प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, इससे हम ये डेड स्पर्म्स को भी अलग कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमें पता है कि कीटाणु या बैक्टीरियाज है वो कई जगह पे हो सकते हैं। ऐसे ही ये बैक्टीरिया सीमेन सैंपल में भी पनप सकते हैं, और अगर हमने ऐसे सीमेन सैंपल का ट्रीटमेंट में यूज इस्तेमाल करा तो उसकी रिजल्ट सही नहीं आएगी। तो इन बैक्टीरियाज और कुछ ब्लड सेल्स जो टॉक्सिक होते हैं उनको भी हम छांट सकते हैं। तो यही कारण होता है कि हम कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में शुक्राणु सीमेन सैंपल यूज करने के पहले शुक्राणु की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये वीर्य और या शुक्राणु की तैयारी करने की टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। हम कई बार डिपेंडिंग ऑन द सीमेन सैंपल, मीन्स वो सीमेन सैंपल की क्या विशेषताएं हैं, उसकी काउंट कैसी है, उसकी मोटिलिटी कैसी है, इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तकनीक से इस सीमेन सैंपल को प्रिपेयर करें। और अगर हम नाम के तौर पे से जानना चाहते हैं तो ये है पेलेट स्विम अप टेक्निक, घनत्व ग्रेडियंट टेक्निक जिसे डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक भी कहा जाता है, अंडरले ओवरले टेक्निक एंड साधारण धुलाई जिसको हम वेरी कॉमनली ये भी कहते हैं स्विम वॉश या स्पर्म वॉश, ये करते हैं। और इन तकनीकों के द्वारा वो सीमेन सैंपल की हम तैयारी करते हैं और फिर उसे हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बात करी थी, नहीं प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी फर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन। फर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन आखिर होता क्या है? अगर हम देखें तो, अगर इस पिक्चर में भी आप देखें तो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये होता है स्पर्म का हेड या स्पर्म का सर, ये होता है स्पर्म की बॉडी, और जो उसके बाद जो तैरती हुई दिखती है वो है स्पर्म का टेल। अब ये जो स्पर्म का सर होता है, इसी भाग में स्पर्म की डीएनए होती है। जैसे हमें पता है जब एक बच्चा या गर्भ बनता है या भ्रूण बनता है तो उसमें जो डीएनए होती है वो 50% मां से आती है या अंडों के द्वारा आती है एंड 50% स्पर्म्स के द्वारा आती है। और स्पर्म्स में ये अंडे जो है ये स्पर्म्स के हेड में स्टोर होता है। अब कई कारणों की वजह से, जैसे कॉमनली अगर हम इन कारणों को डिस्कस करें तो कई बार कई मेल्स होते हैं जो क्रॉनिक स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं, या डेली उनका जो स्मोकिंग का हैबिट है वो काफी सालों से चला आ रहा है, डेली अच्छे तादाद में वो सिगरेट का उपयोग करते हैं या स्मोक करते हैं या अल्कोहल का उपयोग करते हैं, या कई बार जो है कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती है जैसे वैरिकोसील, मीन्स जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं मेल्स के, वहाँ की जो नसें हैं वो फूल जाती है। तो ऐसे कई कारणों में ये स्पर्म्स की जो डीएनए है वो खराब होना शुरू हो जाती है और ये टूटने लगती है। तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही ये है कि टूटी हुई डीएनए। तो अगर हम ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो या स्पर्म्स की डीएनए टूटी हुई हो तो उससे आगे जो भ्रूण बनेगा या जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो सही से नहीं बनेगा, उसमें भी वही डिफेक्ट या वही प्रॉब्लम्स कैरी फॉरवर्ड होंगी और ऐसे में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे पुरुष जिनके स्पर्म, शायद इन लोगों की काउंट ठीक हो, इनकी मोटिलिटी ठीक हो, बट इनकी डीएनए फ्रैगमेंटेशन में खराबी हो, तो इस टेस्ट के द्वारा हम ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन का अनुमान लगा सकते हैं। और अगर हम इस टेस्ट को देखें तो यूजुअली जो है वो 25 से नीचे हम डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स जो है वो नॉर्मल मानते हैं, और 25 से ऊपर अगर हो तो इन स्पर्म्स में कोई डीएनए की खराबी होती है। और ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ लॉन्ग टर्म तक, जैसे कुछ 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक हम कुछ दवाइयों पे रखते हैं ताकि इस डीएनए फ्रैगमेंटेशन में सुधार आ सके, और फिर आगे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ऑल्सो अगर उनमें जैसे कोई खराब आदत है जैसे क्रॉनिक स्मोकिंग या वो अल्कोहल का अल्कोहल लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस या बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो हम उनको समझा सकते हैं कि इसकी वजह से ही उनकी ट्रीटमेंट आगे विफल हो रही है और इस पे उनको रोक लगाना होगा। तो ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट इसी के काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर
अगर हमारे पास कोई पुरुष ऐसा हो जिसकी हम से आईवीएफ का ट्रीटमेंट या असिस्टेड रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और जिसमें हमें ये पता चलता है कि उनके सीमेन सैंपल में काफी प्रॉब्लम है, उनकी डीएनए फ्रेगमेंटेशन शायद बड़ी हो, तो ऐसे मेल्स में अच्छे शुक्राणु ट्रीटमेंट के लिए जो हम छांट सकते हैं, उसके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है मैक्स या MACS। अब इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको हम कह सकते हैं चुंबकीय उत्प्रेरित कोशिश छटाई, मीन्स चुंबकीय जरिए से अच्छे स्पर्म्स को छांटना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सीमेन सैंपल है उसको हम जैसे शुक्राणु की तैयारी करते हैं उन प्रोसीजर से एक बेसिक तैयारी कर लेते हैं। फिर इस सीमेन सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से हम गुजरने के लिए गुजारते हैं और फिर हम इसमें देखते हैं कि जो अच्छे शुक्राणु है वही इस चुंबकीय शक्ति से गुजर के हमारे पास वापस आता है और जो खराब शुक्राणु है वो इस चुंबकीय क्षेत्र में ही घेरे जाते हैं। तो जो हमें फाइनली जो सैंपल हमारे पास आता है उसमें केवल अच्छे स्पर्म्स होते हैं और खराब स्पर्म्स जो है वो ये चुंबकीय क्षेत्र वो अपने आप खींच लेता है। फिर इन शुक्राणुओं का इस्तेमाल करके हम फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इस तरीके से करने से हमें काफी सफलता प्राप्त होती है। जैसे हमारे जो एम्ब्रियोस की क्वालिटी है, क्योंकि अगर हम एक भ्रूण की बात करें तो जैसे मैंने बताया भ्रूण ये अंडा और स्पर्म दोनों का मिश्रण होता है। तो अगर हम इस स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाए तो डेफिनेटली हमारे भ्रूण की क्वालिटी में भी काफी फर्क आता है। तो अब ये मैक्स टेक्निक हम किन लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये है अगर किसी की शुक्राणु की गुणवत्ता कमी है, गतिशीलता और आकारिकता दोनों ही कमी है, उच्च डीएनए विखंडन संचुका मतलब जिसकी डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स हाई है, गर्भावस्था को प्राप्त किए बिना 2 से अधिक चक्रों से गुजरने वाली रोगी, मीन्स जिसके कई बार अच्छे भ्रूण डालने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जिसको हम रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर भी कहते हैं, और बार बार गर्भपात होना या रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसमें कई बार प्रेगनेंसी होने के बावजूद वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ नहीं पाई, और धूम्रपान और शराब से जो आदी है उन लोगों में हम ये यूज कर सकते हैं ये टेक्निक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी ये थी पुरुषों की बात। अब हम आते हैं कि महिलाओं की बात। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें जो सबसे पहली टेक्निक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका नाम है ERA। अब ERA का मतलब है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे। मैं इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको अलग अलग समझाती हूँ। एंडोमेट्रियम जैसे कि हम सब जानते हैं, यूट्रस की जो अंदर की सतह होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और यही सतह प्रेगनेंसी के लिए काफी आवश्यक होती है क्योंकि जो भ्रूण है उसे इसी सतह पर चिपकना होता है और अपने लिए ब्लड सप्लाई बनानी होती है और आगे ग्रो करना होता है। अगर हम सेकेंड वर्ड की बात करें रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी मतलब अपनाना, मीन्स वो एंडोमेट्रियम उसमें कितनी क्षमता है इस भ्रूण को अपनाने के लिए। एरे एरे एक जेनेटिक टेस्ट को दिया हुआ टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं या जीन्स की स्टडी करते हैं। तो टोटली ये नाम हुआ एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे। तो अब ये टेस्ट होता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें पता है कि हर पेशेंट में हम अंडे लेते हैं, उसको स्पर्म्स के साथ मिलाते हैं, आइदर हम कन्वेंशनल आईवीएफ के जरिए मिलाते हैं या इक्सी की प्रक्रिया करते हैं और एम्ब्रियोज बनाते हैं। तो एम्ब्रियोज तो हम सब में बनाते हैं और इन एम्ब्रियोज को जब हम यूट्रस में रखते हैं तो अगर सब कुछ ठीक हो तो प्रेगनेंसी तो 100% होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम अगर ठीक हो। बट हम ये देखते हैं और हमें पता भी है कि आईवीएफ आज भी आईवीएफ की जो रिजल्ट है वो 45% तक ही सीमित है। मतलब जो लाइव बर्थ रेट है एक आईवीएफ के बाद या एक आईवीएफ के साइकिल के बाद वो 45% ही है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम 100% पे नहीं है आज? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हम जब भी किसी को एम्ब्रियो ट्रांसफर या एम्ब्रियो रखने के पहले हम 2 चीजों का विश्लेषण जरूर करते हैं।
एक है कि हम एम्ब्रियो को देखते हैं कि उस एम्ब्रियो की ग्रेडिंग कैसी है, वो एम्ब्रियो अच्छी है या नहीं है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि उसकी एंडोमेट्रियम कैसी है। हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये मेक श्योर करते हैं कि चलो उसकी एंडोमेट्रियम जो है वो 9 मिलीमीटर से ज्यादा हो, उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी हो। बट कई बार ऐसे होता है कि अच्छे एम्ब्रियो के अच्छे एंडोमेट्रियम होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उनमें क्या कारण हो सकता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम इसकी एंडोमेट्रियल, यस दिस स्लाइड, अगर हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे की बात करें तो ये क्या होता है। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें या ये इस फिगर इस डायग्राम में देखें, तो यूजुअली एंडोमेट्रियम की एक अपनी उम्र होती है, और वैसे ही एम्ब्रियो, जिस दिन हमने इस एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखा है, उसकी अपनी एक उम्र होती है। और एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की सतह है उसकी उम्र क्या डिसाइड करती है, तो ये डिसाइड करती है कि हमने कितने दिन उसको प्रोजेस्ट्रॉन, जैसे आपको अगर आप कभी आईवीएफ साइकिल से गुजरे हो या कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराया हो, तो आपने कई बार ऐसे गोलियों का इस्तेमाल करा होगा जो वजाइनली रखा जाता है या प्रेगनेंसी के सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में दिया जाता है प्रेगनेंसी के लिए। उस हार्मोन का और उस दवाइयों का जो बेसिक कंटेंट होता है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन। और यही प्रोजेस्ट्रॉन होता है जो एंडोमेट्रियम की उम्र डिसाइड करती है। तो अगर सपोज किसी की मैंने प्रोजेस्ट्रॉन 20 तारीख को शुरू करी है, से 20 मई को शुरू करी है, तो 25 मई को उसकी एंडोमेट्रियम की जो उम्र है वो 5 दिन की हो जाएगी। ठीक है। अब कैलकुलेशन ये होता है कि अगर सपोज किसी मरीज के मेरे पास 5वें दिन के एम्ब्रियोज फ्रोजन है और उस मरीज को मैंने 20 मई से प्रोजेस्ट्रॉन शुरू करा है, तो 25 मई को उसकी एंडोमेट्रियम जो है जो 5वें दिन की हो जाएगी, वो एक डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये 80% लोगों में ये बिल्कुल सही बैठता है। मींस डे 5 एम्ब्रियो इज इक्वल टू डे 5 ऑफ एंडोमेट्रियम। बट कुछ 20% महिलाएं ऐसी होती है जिनमें ये मिसमैच्ड होती है। मतलब जब हम ये सोच के डाले कि ओके ये एंडोमेट्रियम अब ये डे 5 एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पर कभी कभी वो एंडोमेट्रियम रेडी नहीं होती। वो आइडर रेडी होने के पहले स्टेज में होती है या ओवर रेडी होती है। तो ये जो टेस्ट है हमें यही बताती है कि एंडोमेट्रियम उस डे 5 के एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि अगर वो तैयार नहीं है तो अच्छे से अच्छे एम्ब्रियो डालने के बावजूद अच्छे से अच्छे दिखने वाले एंडोमेट्रियम में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये टेस्ट होता क्या है, तो हम इस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हम इस टेस्ट में करते हैं ये है कि हम जैसे एक डमी या एक मॉक्स एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल करते हैं। हम उस लेडी की एंडोमेट्रियम को तैयार करते हैं जैसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले करते हैं, और उसे जब उसकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 9 मिलीमीटर क्रॉस करती है, हम उसे प्रोजेस्ट्रॉन की सप्लीमेंट शुरू करते हैं। और से 5वें दिन जो है हम कायदे से तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन अगर डे 5 का एम्ब्रियो हो। बट इस केस में हम क्या करेंगे कि 5वें दिन हम यूट्रस के अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और उसे जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं। हम उस टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते। अब इस टुकड़े को निकालने का जो प्रोसीजर है वो काफी सिंपल होता है। वो हम ओपीडी में ही कर सकते हैं, बिल्कुल पेनलेस होता है। तो इससे पेशेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये टुकड़ा जब हम जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं उसमें करीब करीब 238 जीन्स की हम स्टडी करते हैं। और जब हम ये 238 जीन्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियम वाकई में एक डे 5 के एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो हमारी जो रिपोर्ट आती है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, रिपोर्ट आती है वो कुछ इस तरह आती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। या तो जो ये रिपोर्ट आती है ये एक रिपोर्ट का ढांचा है। तो ये रिपोर्ट इस तरह होता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है कि ग्रहणशील, ग्रहणशील मतलब रिसेप्टिव, कि अगर यहाँ पे अगर वो फॉल करता है रिपोर्ट
मतलब उनकी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव थी, कारण कुछ और है फेलियर्स का। तो ये हमें ये भी बताता है ओके ठीक है, एंडोमेट्रियम की तरफ से और एंडोमेट्रियम की जो रिसेप्टिविटी है उसकी तरफ से कोई इशू नहीं है, हमें कोई और कारण ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से उनकी आईवीएफ फेल हो रही है। या फिर वो हो सकते हैं नॉन रिसेप्टिव, मीन्स नॉन ग्रहणशील। अब इसमें भी दो तरीके के मरीज हो सकते हैं, एक होता है प्री रिसेप्टिव यानी पूर्व ग्रहणशील, मीन्स उनकी एंडोमेट्रियम 5वें दिन, जब हम 5 दिन के प्रोजेस्ट्रॉन के बाद जब हम 5वें दिन का एम्ब्रियो रख रहे हैं, उनकी एंडोमेट्रियम अभी भी तैयार नहीं है उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए, वो अभी भी प्री स्टेज में है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो 2 दिन या जिस तरह भी रिपोर्ट, आजकल जो रिपोर्टें आती है उसमें बिल्कुल घंटे के हिसाब से वो देते हैं। जैसे अगर हम 5 दिन का हिसाब लगाएं तो 120 घंटे होते हैं, तो वो बिल्कुल रिपोर्ट में ऐसे बताते हैं कि आप ट्रांसफर जो है वो 136 घंटे पे करिए या 160 घंटे पे करिए। तो उसी हिसाब से जब हम प्रोजेस्ट्रॉन शुरू करते हैं, हम घंटों के आधार पे एग्जैक्ट टाइम ऑफ ट्रांसफर डिसाइड करके हम उसी टाइम पे ट्रांसफर करें। और ऐसे करने से कई जो हमारे ऐसे विफल केसेस रहे हैं, या मेरे पास तो कई लोग ऐसे आते हैं जो आईवीएफ जिनका कई जगह से फेल हुआ होता है, ऐसे कई पेशेंट्स की में हमें सक्सेस मिली है। और यही इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही आई मीन बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। और इसकी जो कॉस्ट है वो नियरली 40,000 रुपीज होती है। बट अगर हम ये करें तो कई बार एक बार या 2 बार जिनके आईवीएफ विफल हो चुके हैं और पेशेंट निराश हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये एक नया रास्ता है जिसे हम अपना सकते हैं। तो ये थी ईआरए टेक्निक की बात। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अगर अब हम चलते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए ना केवल एंडोमेट्रियम बट एम्ब्रियो का जो भ्रूण है उसका भी सक्षम होना उतना ही जरूरी है। तो अगर हम जनरली बात करें तो हम इस भ्रूण की जो परीक्षण है वो कैसे करते हैं, हम यूजुअली इसे माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं और इसे ग्रेड करते हैं। ओके, ये ए ग्रेड की एम्ब्रियो है, ये बी ग्रेड की एम्ब्रियो, ये सी ग्रेड की है, इस तरह से हम ग्रेड करते हैं। बट कई बार अच्छे, जैसे हम देखते हैं कि अच्छे ग्रेड ए या ग्रेड बी के एम्ब्रियो डालने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ऐसे में समझना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर हो क्या रहा है। जब हमें दिख रहा है कि अच्छे एम्ब्रियो डाल रहे हैं तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। अब अगर हम इसको जनरल लाइफ से कंपेयर करें तो हम देखें कि कई हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं, बिल्कुल फिट दिखते हैं, बिल्कुल शरीर आकार सब कुछ ठीक होता है, बट उनको अंदरूनी कोई बीमारी होती है या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनकी लाइफ हेल्दी नहीं रहती या वो कई बीमारियों का शिकार होते हैं। वैसे ही एम्ब्रियोज भी दिखने में कभी कभी बहुत सही होते हैं, उनकी ग्रेडिंग काफी उम्दा होती है, बट उसके बावजूद ऐसे एम्ब्रियोज प्रेगनेंसी नहीं कायम कर पाते। और ऐसे एम्ब्रियोज की जांच के लिए एक टेक्निक है जिसका हम कॉमनली हम उसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब यही है कि ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होने से पहले या इसे यूट्रस में डाले जाने से पहले हम इसकी क्रोमोसोमल जांच करें, क्रोमोसोमल बारीकी से एनालाइज करें कि ये एम्ब्रियो क्रोमोसोमली जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं है, और फिर इसे यूट्रस में डालें ताकि वो हमें एक सक्षम प्रेगनेंसी दे पाए। तो यही टेक्निक को हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जो है ये हम किन मरीजों में कर सकते हैं। अब ये उन मरीजों में हम करते हैं जिनकी आइदर जो लेडी है उसकी आयु काफी ज्यादा है। जैसे हमें पता है जैसे लेडी की आयु बढ़ती जाती है, अंडों में कुछ कमियां आनी शुरू होती है और वो अंडे क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होना शुरू होते हैं, उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की जो रेट्स है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे औरतों में हम ये टेस्ट कर सकते हैं जिसे हमें पता चले कि उनकी एम्ब्रियो जो हम अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। दूसरी कंडीशन है रेकरेंट आईवीएफ फेलियर्स या
बार बार आईवीएफ का विफल होना अच्छे एम्ब्रियोज डालने के बाद भी, जैसे मैंने बताया, देखने में वो शायद ठीक हो पर उनमें कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्डली, कई बार आपने देखा होगा कई औरतें दुर्भाग्यवश वो प्रेग्नेंट तो हो जाते हैं बट उनकी प्रेगनेंसी जो है वो बीच में ही खराब हो जाती है। कई बार दूसरे महीने में खराब होती है, कई बार बच्चे की धड़कन नहीं आती, और ऐसे बार बार लगातार उनके जो गर्भपात होते रहते हैं। तो ऐसे मरीजों में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आजकल कई कपल्स हैं जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि आजकल हमें पता है शहरी जिंदगी ही ऐसी हुई है कि लोग चाहते हैं कि एक ही बच्चा हो और स्वस्थ बच्चा हो। तो कई लोग इसे इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियो डिटेक्ट करें और उस एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके उसे हम गर्भाशय में रखें, ताकि सिंगल एम्ब्रियो डालने से ही उनकी प्रेगनेंसी हो। क्योंकि ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर्स में हम दो एम्ब्रियोज या कई सेंटर्स तो उससे भी ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, तो उससे क्या है, ट्विंस या उससे अधिक प्रेगनेंसी रुकने की भी संभावनाएं होती है। तो जहां पर कपल्स चाहते हैं कि नहीं हमारा केवल एक ही बच्चा होना चाहिए, तो उनके लिए भी हम ये टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिल्कुल जांच करके, पूरी तरह पुख्ता जांच करके उस एम्ब्रियो को हम यूट्रस में रखें ताकि उनसे उसकी प्रेगनेंसी हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम इस पीजीटी की बात करें या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की बात करें तो इसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें हम ये पता लगाए कि क्रोमोसोम की नंबर सही है या नहीं। एक होता है जिसमें हमें ये पता चले कि क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो सही है या नहीं। और आजकल तो एक नई टेक्निक आई है जिसे हम एनजीएस कहते हैं या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिसमें हम एक्चुअली वो डीएनए सीक्वेंस के लेवल तक टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर ये जो ग्राफ दिखा रही है वो यही, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लेडी की आयु बढ़ती जाती है वैसे इन एम्ब्रियोज में खराबियां आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम 30 वर्ष से कम औरतों की बात करें तो उनके उनमें 40 से 50% जो उनके एम्ब्रियोज है वो नॉर्मल होते हैं, क्रोमोसोमली नॉर्मल होते हैं। वैसे ही 35 साल की आयु में ये घट के 30 से 40% हो जाते हैं। 40 साल की आयु में ये 20 से 30% होते हैं। और 40 साल के ऊपर की आयु में 20% से भी कम जो भ्रूण बनते हैं वो क्रोमोसोमली या जेनेटिकली नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है कि ये तो हुई उन लोगों की बात जहाँ पे हमने सिर्फ हमें एक अंदाज है कि शायद इनकी क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम है। बट कई कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं और जिनकी कई बार मिस कैरेज होती है या जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, जब उनका हम क्रोमोसोमल जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हस्बैंड या वाइफ में कोई माइनर जेनेटिक डिफेक्ट है, जो उनमें तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, बट उनके जो आगे होने वाले प्रेगनेंसीज है उसमें ये हावी हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का भी हम ऐसे पेशेंट्स को भी हम आईवीएफ की तकनीक के द्वारा एम्ब्रियोज बनाकर उन एम्ब्रियोज को जब हम टेस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। मीन्स हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और इन एम्ब्रियोज को हम ये प्रॉब्लम इन एम्ब्रियोज में है या नहीं ये छांटते हैं। तो ये होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम इसमें करते क्या है, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये एक डे 5 एम्ब्रियो का पिक्चर है। तो ये डे 5 एम्ब्रियो में आप देख सकते हो जैसे कुछ जो सेल्स है एम्ब्रियो के वो आउटर सर्कल में है और कुछ एक जगह पे केंद्रित है। तो जो आउटर सर्कल में है उसे हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। और जो ये इनर, जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं सेल्स या ये सेल्स की झुंड है, इसे हम इनर सेल मास कहते हैं। तो ये इनर सेल मास ही होता है जो आगे जाके बच्चा बनता है। और ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है ये बेसिकली बच्चे के जो भ्रूण की चिपकने की जो प्रक्रिया है उसमें हेल्प करती है। और यही आगे जाके जो अवलनाल है या प्लेसेंटा जो हम कहते हैं वो बनता है। तो हम क्या करते हैं, इस एम्ब्रियो के आउटर भाग में एक छेद बनाकर
कुछ जो बाहरी सतह के जो सेल्स है उनको हम निकाल लेते हैं और इन सेल्स को हम क्रोमोसोमली एनालाइज करते हैं या इसकी जेनेटिक स्टडी करते हैं, ये पता करने के लिए कि ये क्रोमोसोमली नॉर्मल है या नहीं। अब ये रिसर्च द्वारा प्रूवन है या रिसर्च द्वारा साबित किया जा चुका है कि ये जो बाहर के सेल्स है और ये जो अंदरूनी सेल्स है, इन दोनों की जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है या जो जेनेटिक इनका पैटर्न है वो दोनों का ही सेम होता है। तो इसीलिए जब भी हम ये सेल्स निकाल के इनका हम टेस्ट करते हैं तो हम इनर सेल मास को छूते नहीं है, बिकॉज ये फिर वो आगे जाके एम्ब्रियोज बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ये ट्रोफोएक्टोडर्मल सेल्स को हम निकालते हैं और उसकी जो रिपोर्ट आती है वो कुछ इस तरह आती है। तो सपोज अगर हम हमारे पास किसी के 5 एम्ब्रियोज है जिसको हम जेनेटिकली टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो हम हर एम्ब्रियो की जो अलग सेल्स है डे 5 के एम्ब्रियो की वो अलग से भेजते हैं। तो एम्ब्रियो नंबर 1 उसके सेल्स अलग जाते हैं, एम्ब्रियो 2, एम्ब्रियो 3, इस तरह। और फिर जो रिपोर्ट आती है वो इस तरह आती है, एम्ब्रियो नंबर 1 इज नॉर्मल, एम्ब्रियो नंबर 2 इज क्रोमोसोमली एबनॉर्मल। तो इस तरह ये रिपोर्ट आती है और हम फिर देखते हैं कि जो क्रोमोसोमली नॉर्मल एम्ब्रियो है सिर्फ उसी को यूट्रस में वापस रखे ताकि उस लेडी को एक नॉर्मल प्रेगनेंसी मिल पाए। तो ये है पीजीटी या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की टेक्निक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हमने हमारे सेंटर में 2011 से हम ये कर रहे हैं और कई ऐसे अनसक्सेसफुल आईवीएफ केसेस और कई लोग जो रिकरेंट गर्भपात जिनके हो रहे हैं, ऐसे कई केसेस हमने सॉल्व किए हैं। और हम कई पेशेंट्स जिनको सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे वो चाहते हैं कि एक ही एम्ब्रियो रखे, उनमें भी हमने इस टेक्निक के द्वारा कई लोगों को सफलता हासिल करके दी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो लास्ट टेक्निक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है टाइम लैप्स टेक्निक। अब ये टाइम लैप्स होता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम लैप्स टेक्निक, अगर हम एम्ब्रियो की जो ग्रोथ की स्टेज देखेंगे तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है। तो यूजुअली जब एम्ब्रियो और जब अंडा और स्पर्म मिलता है तो डे 1 पे ये कुछ ऐसे नजर आता है। जैसे इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल्स दिखेंगे, इसे प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं और ये एक फर्टिलाइज्ड एग की निशानी है। ठीक है। फिर दूसरे दिन जो है ये फर्दर डिवाइड करके ये एक सेल होता है, इससे ये 2 बन जाते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं और ऐसे ये सेल नंबर में बढ़ोतरी होती रहती है। तो अगर हम किसी दूसरे दिन के एम्ब्रियो का परीक्षण करें तो उसमें 2 से 4 सेल होते हैं, तीसरे दिन ये लगभग 8 सेल के हो जाते हैं, चौथे दिन एक सेल्स का गुच्छा बन जाता है या मांस का टुकड़े की तरह बन जाता है जिसमें 32 सेल से ज्यादा होते हैं। और डे 5 जो ब्लास्टोसिस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक ग्लास डिश में जब हम मिक्सी कर लेते हैं तो ये ग्लास डिश में इस एम्ब्रियो को हम छोड़ देते हैं इंक्यूबेटर में। हम इसे एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल पे ही एम्ब्रियो इंक्यूबेटर से बाहर निकाल के उसकी जांच करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द सेंटर्स हम एक बार, जैसे आज अगर हमने किसी के अंडे निकाले स्पर्म से मिलाए तो अगले दिन हम देखते हैं कि वो फर्टिलाइज हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन जांच करते हैं कि वो कितने सेल्स है, फिर तीसरे दिन जांच करते हैं कि उसमें कितने सेल्स है और फिर डायरेक्टली 5th डे जांच करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ये जो पैटर्न ऑफ डिवीजन होता है ना ये इवन होना जरूरी है। जैसे जो एक सेल है उससे 2 हो, 2 से 4 हो, 4 से 8 हो, ये एक इवन नंबर में चलना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कुछ एम्ब्रियोज में ये पैटर्न जो है थोड़ी सी इरेटिक हो जाती है, मीन्स थोड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे वो कभी कभी 1 से सीधे 3 सेल हो जाएगी, 3 से 8 सेल हो जाएगी, 8 से वो 15 सेल हो जाएगी। तो ये जो पैटर्न ऑफ डिवीजन है ये करेक्ट नहीं है। बट क्योंकि हम इन एम्ब्रियोज को दूसरे दिन तीसरे दिन एक बार ही निकाल के देखते हैं तो हम इसका अनुमान सही से लगा नहीं पाते। इसीलिए टाइम लैप्स टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें हम ये करते हैं कि इन एम्ब्रियोज को एक ये एक स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर होता है जिसमें हम इन एम्ब्रियोज को रखते हैं और इस इंक्यूबेटर में एक स्पेशलाइज्ड कैमरा होती है जो हर एम्ब्रियोज के इमेजेस
यानी फोटो खींचती रहती है, ताकि हमें पता चले, अगर हम जब नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद देखें तो हमें पूरा पता चले कि वो एम्ब्रियो जो है वो किस पैटर्न में डिवाइड हो रही थी, उसकी जो डिवीजन पैटर्न थी वो रेगुलर थी या इरेगुलर थी। अब इससे हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी एम्ब्रियो है जो रेगुलर पैटर्न में डिवाइड हुई, और ऐसे ही एम्ब्रियोज होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी देने की क्षमता अच्छी होती है। तो इस टाइम लैप्स टेक्निक के जरिए हम उन अच्छे एम्ब्रियोज को छांट सकते हैं जो हमें वाकई में प्रेगनेंसी दे सके, और इसे हम ट्रांसफर कर सके। अब अगर हम टाइम लैप्स और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक की बात करें, तो ये दोनों ही अलग अलग चीजों को जांच रहे। एक एम्ब्रियो के बढ़ने की गति, उसकी रेगुलरिटी का असेसमेंट है, और एक क्रोमोसोमल असेसमेंट है। दोनों के अपने प्लसेस हैं, दोनों के अपने माइनसेस भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कंप्लीट असेसमेंट चाहते हैं तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक यही पुख्ता टेक्निक है एम्ब्रियो को एसेस करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये ऐसे ऐसे वो पिक्चर खींचते हैं वो कैमरा, और फिर हम उसे एसेस करते हैं कि उस एम्ब्रियो की सेल डिवीजन कैसे थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये उन लोगों में हम यूज कर सकते हैं सेम, जिनके बार बार आईवीएफ फेल हो रहे हैं, या जिनके गर्भपात हो रहे हैं बार बार, या उन मरीजों में जिनका हमें पता है कि उन्हें एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। अच्छे एम्ब्रियो को सिलेक्ट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम इन सारी तकनीकों की बात करें, तो हम अगर डिसाइड करें कि हम ये टेक्निक हर पेशेंट में यूज करते हैं, नहीं, हम इसे हर पेशेंट में यूज करने की जरूरत नहीं है। हर जो स्पेशलाइज्ड टेक्निक है उसके कुछ इंडिकेशंस है, या उसके कुछ नियमित कारण है जिनमें वो यूज करना चाहिए, और हम इसे बहुत जुडिशियसली यूज करते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है हर नई टेक्नोलॉजी ये एक कॉस्ट फैक्टर के साथ ही आती है, तो इसीलिए हम इनका प्रयोग उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जहाँ पे इनकी वाकई में जरूरत हो, और ऐसा ही करना एथिकल भी है। और इस तरह से हमने हमारी जो सक्सेस रेट है नोवा में, काफी नियरली 60 to 65% हमारी प्रेगनेंसी रेट्स रहती है, और इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके हमने अपनी प्रेगनेंसी रेट बरकरार रखी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वेबिनार को सुना। आशा करती हूँ कि ये आपको कुछ ज्ञान दिया होगा जो आईवीएफ के जो नए टेक्निक है उसके बारे में। और अब अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद डॉक्टर अश्वती, आपने इतने सीमित समय के होते हुए भी हमारे श्रोतागणों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है इस विषय पे। और मैं ये सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि वो एक एक करके अपने क्वेश्चंस को हमारे चैट सेक्शन में लिखें। मैम, जो पहला क्वेश्चन आया है वो हमारे व्यूअर जो पूछते हैं कि क्या सीमेन वॉश सैंपल की क्वालिटी अच्छी है? देखिए, अगर हम सीमेन वॉश की सिर्फ बात करें तो उसमें हम सिर्फ फिजियोलॉजिकल मीडिया, कुछ केमिकल द्रव्य मिला के उसमें से बस स्पर्म्स हम छाट रहे हैं। बट सीमेन वॉश जो है ये एक पुख्ता टेक्निक नहीं है। अगर हम इन टेक्निक्स को ग्रेड करें तो सबसे उनका डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक होता है। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो ये जो ओवरले और अंडरले टेक्निक है, दैट इज स्विम अप या स्विम डाउन, ये टेक्निक आती है। और स्विम वॉश थर्ड लेवल पे आता है, बिकॉज ये सबसे आसान टेक्निक है, और इसकी मतलब इसकी जो यूटिलिटी है वो भी उतनी ही है। बट हमें कई बार ऐसे सीमेंट सैंपल से जूझना पड़ता है जहाँ पे एक्चुअली स्पर्म की काउंट काफी कम है। तो ऐसे सैंपल में, क्योंकि अगर हम डेंसिटी ग्रेडियंट और इसकी इस्तेमाल करें तो स्पर्म काउंट और कम हो जाता है जो तैयार किए हुए सैंपल में। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें विवश होकर स्विम वॉश का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कैन वी डू मैक्स फॉर IUI इन 5% काउंट? देखिए, 5% एक्चुअली आई थिंक 5 मिलियन होगा ये काउंट। सी, आईयूआई के लिए एक बेसिक रूल यही होता है कि जो टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट, मतलब कि चलन शक्ति वाले जो स्पर्म्स है
वो कम से कम 5 से 10 मिलियन होने चाहिए। और जो भी अगर हम रिजल्ट्स की भी स्टडी करें आईयूआई की, तो पॉजिटिव रिजल्ट उन्हीं में आती है जिनमें कम से कम 8 से 9 मिलियन चलन शक्ति वाले स्पर्म्स हो। तो अगर आप किसी का जो काउंट है वो 5 मिलियन है, तो अगर 100% मोटिलिटी तो कभी होती नहीं है। तो अगर हम देखें तो वो सीमेन सैंपल वैसे ही डेफिशिएंट है आईयूआई के लिए। मैक्स टेक्निक के जरिए हम बस स्पर्म्स को छांट सकते हैं। यूजुअली हम मैक्स की जो टेक्निक है वो आईवीएफ के दौरान ही यूज कर सकते हैं। कई सेंटर्स है जो आईयूआई में भी यूज करते हैं, बट पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन हो तो मेरे हिसाब से आईयूआई जैसे प्रोसीजर में मैक्स यूज करने का बहुत खास एडवांटेज नहीं है। मैम तीसरा क्वेश्चन है, I am a PCOD patient and my AMH is which is the percentage chance of successful pregnancy? देखिए, पीसीओडी पेशेंट्स, अगर मैं पीसीओडी की बात करूँ तो एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट पेशेंट्स टू कंसीव इन द फील्ड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ के क्षेत्र में ये सबसे इजीएस्ट पेशेंट्स होते हैं कंसीव करना। एक इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इनके एग नंबर काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो भले अगर उम्र का तकाजा भी थोड़ा ज़्यादा हो तो भी इनके एग नंबर्स अच्छे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि इनकी एग की क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इम्प्लांटेशन के लेवल पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है इनमें। पर क्योंकि एग नंबर्स अच्छे होने की वजह से इनके अच्छे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी फॉर्म होते हैं। और इन एम्ब्रियोज को डाल के मे भी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, फर्स्ट सेकेंड, बट इनकी प्रेगनेंसी जरूर होती है। तो अगर मेरे क्लिनिक में कोई ऐसे पेशेंट आए जो पीसीओ से जूझ रहे हैं या वीजा भी कोई और बीमारियों से जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या ट्यूब बंद होने की वजह से जो हमारे पास आते हैं या कोई कारण ना होने से प्रेगनेंसी नहीं हो रही और फिर हमें आईवीएफ करना पड़ता है, तो उन सब लोगों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो पीसीओएस वाले जो औरतें होती है उनमें प्रेगनेंसी होने की क्षमता सबसे अच्छी होती है। और एक क्वेश्चन आया है मिसेस वंदना गुप्ता का, मेरी प्रेगनेंसी 2 टाइम रिजेक्ट हो चुकी है और दोनों ही टाइम सैक ब्लैंक रहता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए वंदना जी, जब भी इसे हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं, मतलब वो सैक खाली होता है, अंदर बच्चा नहीं होता। ज्यादातर ये ब्लाइटेड ओवम जो है ये एम्ब्रियो या भ्रूण के प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब जैसे मैंने आपको इस टॉक के दौरान भी बताया, ये भ्रूण की जो समस्या है ये आइदर अंडे में से भी आ सकती है या स्पर्म्स के थ्रू भी आ सकती है। तो मेरा यही मानना है कि बिफोर आप दूसरा आप अगली बार प्रेगनेंसी की कोशिश करें, आपका एक डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कि आपके अंडे कैसे हैं, आपके हस्बैंड की सीमेन सैंपल की एक डिटेल में जांच होनी ज़रूरी है, प्लस कुछ और ब्लड टेस्ट जो हम रूटीनली कराते हैं रिपीटेड मिस कैरेजेस में, वो भी कराना ज़रूरी है। और अगर हम ये सब कराएं तो नियरली 60 से 70% केसेस में हमें कोई ना कोई रुझान तो मिल ही जाती है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और अगर हम उसे टैकल करें तो आगे आपकी सफल प्रेगनेंसी हो सकती है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है यूट्रस लाइनिंग 4.5 mm से बढ़ नहीं रही है, तो इसका क्या विकल्प है? देखिए, कई लोगों में ऐसा होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो 4.5 mm से नहीं बढ़ रही या किसी की 6 mm तक जाती है फिर नहीं बढ़ रही। अब इनमें प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो अगर हम पूरे दुनिया के में जो प्रेगनेंसीज हुई है उनकी अगर हम स्टडी करें तो जो सबसे कम एंडोमेट्रियल थिकनेस जिसमें प्रेगनेंसी हुई है वो है 3.5 मिलीमीटर। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी 4.5 मिलीमीटर में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बट जो ज्यादातर प्रेगनेंसीज की मात्रा है वो जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो 8 से 10 मिलीमीटर जब होता है तभी होती है। और इन थिन एंडोमेट्रियम केसेस जिसको हम कहते हैं कि पतली जो एंडोमेट्रियल सतह है, इसको डील करने के लिए हमारे पास कई सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है। कई बार ये किसी इन्फेक्शन, जैसे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस काफी कॉमन है, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसकी हमें पुष्टि करनी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली इसका कारण क्या है। और एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद या जैसे हिस्ट्रोस्कोपी जैसी जांचें अवेलेबल है जिसमें हम दूरबीन द्वारा यूट्रस के अंदर देख सकते हैं और एक्चुअली देख सकते हैं कि अंदर कोई और परेशानी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि वाकई में उनकी एंडोमेट्रियम ऐसी क्यों है और क्या किया जा सकता है। और इसके कई सारे विकल्प है, तो निराश मत होइए।
4.5 एंडोमेट्रियम को हम बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है और आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे रहे हैं, जो एक पेशेंट थी जिनके हम बढ़ा कर भी सारे फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट पे भी उनकी एंडोमेट्रियम सिर्फ 6.8 mm तक ही पहुंचती थी और उनकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनकी बेबी डिलीवर हो चुकी है। तो इसीलिए आप निराश मत होइए, आगे उम्मीद है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैन वी डू एरा इन फर्स्ट साइकिल बिफोर ट्रांसफर टू बी सेफ? देखिए, एक्चुअली करने को तो हम ये सारी जो तकनीक मैंने बताई है, करने को तो हम सारे ही पेशेंट्स में पहली बार कर सकते हैं, बट वो अगर मेरे हिसाब से हम देखें तो एक अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस होगा। जैसे कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाए तो कई बार आप कहते हो कि नहीं नहीं, इनको तो इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी या इस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्यों किया गया। तो इसीलिए मैं बहुत ही एथिकल प्रैक्टिस में मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं केसेस में करना चाहिए जहाँ पे इंडिकेटेड हो। अब जिनमें कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, हो सकता है कि उनकी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो, बट जैसे मैंने बताया 100 में से 80% में ये प्रॉब्लम नहीं रहती, सिर्फ 20% में ये प्रॉब्लम रहती है। तो उस 20% के लिए मैं 100 लोगों को क्यों उस टेस्ट के लिए कहूँ जिसका कॉस्ट 40,000 रुपये पड़ता है। तो वो मेरे हिसाब से एक अनएथिकल प्रैक्टिस होगा और इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ जरूर, अगर एक बार आपका ट्रांसफर फेल हो चुका है तो मैं कई बार अपने पेशेंट्स जो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं एक ही ट्रांसफ़र के बाद भी, तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि हम ये करके देख सकते हैं। तो फिर आगे वो उनकी चॉइस रहती है, बट फर्स्ट टाइम तो इसका उपयोग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। थैंक यू मैम। डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? मैम एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सक्सेस रेट इफ वी डू पीजीएस? ओके, सी पीजीएस करने पे सक्सेस रेट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि एम्ब्रियोज कैसे बन रहे हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज क्रोमोसोमली नॉर्मल है, बाकी आपके एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी होगी। बट कई बार हम जो पेशेंट्स का पीजीएस करते हैं, हमें ऐसी भी स्थिति आई है कि इवन 5 या 6 एम्ब्रियोज की बायोप्सी करने पर भी हमें एक भी एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं मिलता। तो ऐसे केस में अगर देखें तो प्रेग्नेंट, अगर एम्ब्रियोज ही नहीं सही हो, अगर हम डाले ही नहीं, तो क्या ही प्रेगनेंसी होगी। बट हाँ, उन केसेस में जहाँ पे हमें नॉर्मल एम्ब्रियोज मिलते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम उस एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करें तो एक जो जनरल सक्सेस रेट है आईवीएफ का, या उस पर्टिकुलर जैसे हमारा जो जनरल आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो नियरली 65% है, तो हम उसे अचीव कर सकते हैं अगर एम्ब्रियो नॉर्मल हो क्रोमोसोमली। थैंक यू डॉक्टर, ये क्वेश्चंस थे हमारे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं श्रोतागणों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो इस सेशन का वेबिनार का हमारा कल का टॉपिक है वो है आईयूआई और उसकी सफलता की दर। तो इसमें अपने सवाल पूछने के लिए और भाग लेने के लिए आप कल 4:30 बजे ट्यून इन कर लें, या फिर आप हमारे सवाल पूछ सकते हैं allaboutfertility@novaivffertility.com पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।